हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए अश्वनी पुरोहित। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एफसीआई एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आइए चलिए हम इसका शुभ आरंभ करते हैं, बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की ओर। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स सेल्स अरे यार भाई, मेरा पेन भी, खैर कोई बात नहीं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये पास हुआ था 1 जुलाई को, मतलब एप्लीकेबल हो गया था 1 जुलाई 1930, मतलब सीए डे पे ये लग गया था हमारे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू, किसके लिए बेटा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स का मतलब क्या होता है? मूवेबल। मूवेबल जो भी चीज़ें होंगी वो गुड्स होगी। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, इसका मैंने जानबूझ के दिया। अब ये होल ऑफ इंडिया पे लगता है जेएनके वाला सीन खत्म हो चुका। ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 1930। The unrepealed provision of act shall continue to apply to contract for sale of goods save insofar as they are inconsistent with the express provision of the sales of goods act। मतलब अनरिपील्ड, पहले क्या होता था? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं होता था तो क्या होता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ इट इज रिकॉर्डिंग। तो पहले क्या होता था? जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं था तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करता था पार्ट। जो आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़ रहे हैं, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, फिर वहाँ से निकाल के इसको सेपरेट बना दिया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर क्वेश्चन आए कि बताओ भैया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन क्या है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द टर्म गुड्स इज डिफाइंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में गुड्स का डिफाइन किया। गुड्स का मतलब क्या होता है? जो भी मूवेबल चीज़ें हैं वो गुड्स हैं, अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होंगे। सपोज मैंने आपको पैसे दिए और आप मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, आपने मुझे चेक दिया था, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे चेक दिया कि भैया आप चेक रख लो, जब मेरे पास मतलब 1 महीने बाद लगा देना। मैंने बैंक में 1 महीने बाद लगाया तो वो डिसऑनर हो गया। अब मैं बोलूँ चेक ये गुड्स है, तो चेक गुड्स नहीं होगा, ये एक्सचेंजेबल क्लेम होता है, ये गुड्स नहीं होगा। शेयर्स, ग्रास, प्लांट, थिंग अटैच टू द अर्थ, ये सब गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन टर्म गुड्स, तो ये एक्शनेबल क्लेम कभी गुड्स नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम इज गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नो, फॉल्स। जुबली कॉइन्स आर गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रू। ट्रू, चेक कर लीजिएगा आप इस चीज़ को। जुबली कॉइन्स भी हमारे अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स मीन्स गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बता दूं गुड्स कितने टाइप के होते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, जो अभी प्रेजेंट है, आप लेने आओगे मैं तुरंत दे दूंगा। फ्यूचर गुड्स, जो टू बी मैन्युफैक्चर्ड है। कॉन्टिजेंट गुड्स, सपोज आपने मुझे बोला सर मुझे जाकिर रोशन साहब की पेंटिंग चाहिए, उनकी बिडिंग में लगना ऑप्शन होना है, तो आप बिडिंग लगाओगे, तो मैं बोलूँगा अगर मैं जीत गया वो बिडिंग तो मैं आपको दे दूंगा, तो ये कंटेंजेंट गुड्स हो गया। अगर मैं जीता, हैपनिंग ऑफ द इवेंट, फ्यूचर इवेंट पे निर्भर करता है, वो होता है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स वो होते हैं जो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, ये चीज़ चाहिए। अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, ये बता रहा हूँ तरीके, ये आपको मिलेंगे। सपोज आप सब्जी लेने गए, आपने बोला मुझे 1 किलो टमाटर दे देना, 1 किलो टमाटर दे देना, ढेर लगा था टमाटर का, जो ढेर है वो अनअसर्टेन्ड है, वो ढेर है जो वो अनअसर्टेन्ड है। जब वो एक एक उठा के आप तराजू पे रखोगे, तो जो एक एक उठा के आप तराजू पे रखते जाओगे, दैट कम्स इनटू द असर्टेन्ड गुड। असर्टेन्ड, ये अनसर्टेन्ड, ये असर्टेन हो गया।
टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड सेल देयर मस्ट बी, कभी भी वैलिड सेल करनी बायर सेलर को होना जरूरी है, टू पार्टीज असेंशियल है। व्हेन गुड्स आर गिवन बाय बायर एज अ कंसिडरेशन फॉर द गुड्स रिसीव फ्रॉम देयर बार्टर सिस्टम, पैसा नहीं है, बदले कर रहे, चीज का आदान प्रदान कर रहे। इन एन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर। एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैं एग्रीमेंट करा, मैं आपको 1 महीने बाद एग्रीमेंट करते ना, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट है कि भैया 1 महीने बाद दूंगा, तो फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्राइजेज ऑफ बोथ एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर पार्ट एग्रीमेंट टू सेल भी होगा उसके पार्ट। तो एक तो एग्जीक्यूटरी, एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो एग्जीक्यूटरी होता है, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी, एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी, एग्जीक्यूटेड नहीं है ये एग्जीक्यूटरी। एग्रीमेंट हमेशा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटरी होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूटरी प्लस एग्जीक्यूटेड, दोनों हम मान सकते हैं। राइटिंग को माफ करना मेरी, बट समझा रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखिए। इन एन एग्रीमेंट टू सेल वेयर गुड्स लाई विद द सेलर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स रिमेन विथ सेलर ओनली। एग्रीमेंट टू सेल, अब एग्रीमेंट टू सेल है और गुड्स अभी सेलर के पास ही रखा हुआ है, तो भैया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो सेलर की ही होगी ना। ये आप अच्छे से एक बार सोचिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तक किसी का मैसेज आ रहा है, मैं जरा चेक कर लूँ, बार बार टिंग 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 हो रहा है। वेयर गुड्स आर नॉट स्पेसिफाइड इन, ये क्या है कि स्पेसिफिक, व्हेन गुड्स आर नॉट स्पेसिफिक एंड असर्टेनेबल एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ, आपने बोला मुझे स्पेसिफिक गुड्स की डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब मुझे ऐसा ऐसा गुड्स चाहिए, ठीक है भाई, एंड असर्टेनेबल, ऐसा ऐसा गुड्स चाहिए, आपने बोल दिया फ़ोन करके या जिस भी मीडियम में आपने बोला सेलर को मुझे इस तरीके के गुड्स चाहिए, पर वो गुड्स को मैं असर्टेन कर सकता हूँ जब मुझे डिलीवरी मिलेगी, तभी मैं पता कर पाऊंगा कि भैया मेरे स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मिला, असर्टेन कर पाऊंगा। असर्टेन कब कर पाऊंगा, जब मुझे डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, तो इस केस में जब गुड्स मेरे स्पेसिफिक नहीं हुए, क्या लिखा, वेयर गुड्स आर नॉट स्पेसिफिक, मतलब आपने स्पेसिफिक बोला होगा तो, बट आपको स्पेसिफिक नहीं मिला, स्पेसिफिक नहीं मिला, कब पता चला, जब आपको डिलीवरी मिली। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हैं, वॉइड, क्योंकि आपने स्पेसिफिक बोला था मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे एप्पल आईफोन 10 चाहिए 128 GB, आपको 56 GB का दे दिया या 256 GB दे दिया, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, वॉइड हो जाएगा वो। Section 8 of the Sales of Goods Act dealing with goods perishing before sale in its application is confined to contract of sale. Confined to contract of sale. Under Section 8 of Sales of Goods Act, a contract of sales of goods can be avoided where goods have perished or damaged. इसका आंसर क्या होगा बताओ? Due to fault neither of buyer nor seller, क्या होता है? Section 7, Section 8. सेक्शन 7 में क्या बोलते हैं कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनने के दौरान, कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरेशन में गुड्स पेरिश हो जाता, मतलब डिस्ट्रॉय या खराब हो जाता, कॉमर्शियल वैल्यू लूज कर जाए, गुड्स पेरिश, और सेलर को इसका नॉलेज नहीं है, सेलर को नॉलेज नहीं है, अनइंटेंशनल है, तो बायर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर देगा। अब क्या हुआ, सेक्शन 8 क्या बोलता है, पेरिश्ड आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, एग्रीमेंट से आगे आ चुके हैं, तब क्या होगा, वॉइड। जब एग्रीमेंट टू सेल है और गुड्स पेरिश्ड हो गया, ना ही सेलर की गलती ना बायर की गलती, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड हो जाते हैं, अवॉइडेबल हो जाते हैं। अवॉइडेबल हटा दो यार, दरकिनार करो उनको, भगाओ। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसलिए मैं बोला ड्यू टू फॉल्ट, सेक्शन 8 में हम क्या होता है, पेरिश्ड गुड कैन बी अवॉइडेड, जब कॉन्ट्रैक्ट कब अवॉइड कर सकते हैं हम, जब किसी इन दोनों की गलती ही नहीं है, पता ही नहीं है, गलती नहीं है दोनों की, तो सेक्शन 8 में बोलते हैं गुड्स पेरिश्ड आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड कैन बी अवॉइड हो जाता है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्राइस किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, तीनों तरीके से कर सकते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने कि भैया हम इतना पे करेंगे, एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय एग्रीड, हम दोनों ने आपसी समझौता कर लिया भैया इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। डिटरमाइन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, अरे भैया हम डीलिंग कर रहे हैं, आप मेरे से पैन लेने आए, आपने मुझे 10 कमियां बताई, तो उस दौरान जो भी इस तरीके से भी हम फिक्स कर सकते हो। तो आंसर है डी। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ रीजनेबल प्राइस अंडर सेक्शन 9 क्या होता है? रीजनेबल प्राइस का एविडेंस क्या होता है? मार्केट में जाके पता कर ले, वहीं से पता चल जाएगा मार्केट प्राइस। अंडर सेक्शन 11 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द टाइम ऑफ पेमेंट कैन बी असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। बाय एग्रीमेंट क्या है? द टाइम ऑफ पेमेंट कैन बी, टाइम ऑफ पेमेंट जो होता है वो असेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का। द टाइम ऑफ पेमेंट कैन बी असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। टाइम हम कब पेमेंट करेंगे, मैं कब पेमेंट करूंगा, तो मैं अपने आप से समझौता कर लूंगा ना एग्रीमेंट करके। कंडीशन और वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मैं बताता हूँ कंडीशन क्या होता है, कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस। आपने बोला सर मुझे एप्पल 10 चाहिए, वाइट कलर में चाहिए, 128 GB चाहिए, मैंने ठीक है, ये आपने मेरे को कंडीशन डाल दी। अगर मैं ये कंडीशन फुलफिल ना करूं तो आप मेरे से प्राइस प्लस डैमेज जो हो रहा है वो आप क्लेम कर सकते हो। कंडीशन हमेशा पैरेलल होती है, मतलब प्रिंसिपल चीज होती है, मतलब साथ साथ ही रहती गुड्स के मेन। ये क्या होती है? कोलेटरल होती है। जैसे हम प्रेस खरीदने जाते हैं तो 1 साल की वारंटी मिलती है, तो कोलेटरल होती है प्रोडक्ट के साथ। अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हो। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, नहीं होता। अगर मैंने आपको एप्पल 10 दिया, 128 GB दिया, पर मैंने रेड कलर का दे दिया और आपने उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया, आपने रख लिया, तब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि आपने रख लिया उस चीज़ को। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है। कंडीशन ऑफ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूट्स स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स के रेफरेंस में तो होगा कंडीशन ऑफ वारंटी। अब वारंटी अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हैज बीन डिफाइंड एज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल, ये बोला था ना मैंने, कोलेटरल साथ में रहती, कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द ब्रीच ऑफ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स गिव राइट टू रिप्यूडिएट, मतलब कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। क्लेम फॉर डैमेज ओनली नहीं, डैमेज ओनली नहीं, अगर बोलते डैमेज भी कर सकते तो यस होता था। कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बायर कैंसिल कर देगा, नहीं चाहिए। इन केसेस वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय द सेलर द बायर मे रिटेन द गुड्स दो ही हैज राइट टू रिजेक्ट देम। आंसर इसका ही होगा, बायर में रिटेन द गुड दो ही हैज राइट टू रिजेक्ट देम, वो रिटेन कर सकता पर राइट है उसके पास कि रिजेक्ट कर दे, नहीं भाई ये तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया, जो स्पेसिफिकेशन जो कंडीशन मैंने दी उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो वो रिटेन करके वो वापस कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। द बायर शैल हैव एन एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड, दिस इज एन इम्प्लाइड वारंटी। मैं आपको वारंटी क्या होती है, इम्प्लाइड वारंटी एंड इम्प्लाइड कंडीशन बता देता हूँ कि जो लॉ ने अपने आप प्रोवाइड कर रखी है। इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती? कंडीशन एज टू टाइटल सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब भी समझाऊंगा। सेल बाय सैंपल, इसके बाद क्वालिटी ऑफ फिटनेस। कंडीशन एज टू टाइटल क्या होता है कि बायर ने अगर गुड्स खरीदा तो उसकी सुपीरियरिटी है, उसका उसी के पास टाइटल रहेगा। भाई नीचे चला गया था, मेरी थोड़ा वॉइस का दिक्कत है यार, क्लिप गिर गई है मेरी कहीं। कंडीशन एज टू टाइटल मतलब बायर के पास सुपीरियर है, उसका कोई भी टाइटल डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर कोई थर्ड पार्टी उसका टाइटल डिस्टर्ब
कर रहा है तो सेलर को सीव कर सकते हैं वो जाके। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मैंने बोला मुझे इस तरीके का गुड्स चाहिए, मुझे एप्पल 10 चाहिए, 256 GB चाहिए, वाइट कलर चाहिए, मुझे इसी फॉर्म में चाहिए, डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। सेल्स बाय सैंपल, मैं अनाज की दुकान पे गया, उसके पास भंडार पड़ा था, मैंने बोला, उसने मुझे अनाज दिखाया, ये गेहूं है, लो भैया ऐसा गेहूं हम दें, ऐसा गेहूं है। मैंने बोला 5 किलो मुझे दे दो, भैया गरीबी इतनी आ गई, 5 किलो मुझे अनाज दे दो, तो उसने 5 किलो दे दिया। मैंने कहा जैसा सैंपल दिखाया था वैसा ही होना चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो वापस। क्वालिटी ऑफ फिटनेस, क्वालिटी ऑफ फिटनेस की इम्प्लाइड तब होती है, इम्प्लाइड कंडीशन तब होती है जब बायर ने अपनी कंडीशन डिस्क्रिप्शन, अपनी डिस्क्रिप्शन बताया हो गुड्स का, और वो सेलर पे विश्वास कर रहा है, उसके जजमेंट पे, और सेलर उस गुड्स को ड्यू कोर्स में सेल कर रहा हो, तब ये चीज़ आ जाती है। इम्प्लाइड वारंटी क्या क्या होती है? वारंटी एज टू पोजीशन, फ्रीडम, इनकम्बरेंस, स्पेलिंग देख लेना, फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस, डिस्क्लोजर ऑफ हजार्डियस, डेंजरस गुड, डेंजर गुड्स, क्वालिटी ऑफ फिटनेस। वारंटी एज टू पोजीशन, जब बंदा परचेज करने का गुड्स, वो मान लेगा इसके पास पोजीशन है, इसके लीगली पोजीशन है, और कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस क्या होता है कि अगर मैंने पेन खरीदा, बाद में आपको पता चला है, तो बैंक में मैंने चार्ज करके रखा है, इस पर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में ये पेन है बैंक के पास, तो आप मुझे सेलर को सीव कर सकते हो, भैया ये चीज़ गलत है, मैंने तो आपसे खरीदा था, ये तो है, इसके ऊपर तो चार्ज की रेट है। डिस्क्लोजर ऑफ हजार्डियस डेंजरस गुड, आप देखते होंगे कोई भी गुड्स, आप कोई भी ऐसी चीज़ आती है, हार्पिक वगैरह आता है घर में, तो उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि बच्चों से दूर रखें, या उसको इधर रखें उधर रखें, डेंजरस गुड के बारे में पता होता है, ठीक है। वो क्वालिटी ऑफ फिटनेस जो मैंने बताया वही है लगभग। द बायर शेल हैव एन एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स, दिस इज एन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। क्या है क्वाइट पोजीशन? क्या है? वारंटी, implied warranty is to possession, implied warranty is to possession। एक बार सोचिए मैंने क्या बोला। in case of sale by description, in case of sale by description, this is an implied, this is an implied condition। देखो कंडीशन बताया था, सेल बाय डिस्क्रिप्शन कंडीशन है। in case of goods, in a sale of goods by description, it is sufficient that goods are fit for purpose for which they are wanted, though not fit for purpose for which they were wanted, though not in according to description। नहीं भैया, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मर्चेंडाइज दो नॉट इन अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, यार नॉट इन डिस्क्रिप्शन का तो मतलब नहीं, डिस्क्रिप्शन के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। द सेम एज डेट ऑफ देयर डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो रहा है तो भैया डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही गुड्स होना चाहिए। implied condition as to quality or fitness does not apply if buyer discloses to the seller the exact purpose for which goods are required, the buyer indicates the seller that he relies on seller skill judgment। कब नहीं लगेगा? क्वालिटी ऑफ फिटनेस मैंने बताया जनरली नहीं लगता, बस 4 वजह से लग जाता है कि अगर से बायर ने बता दिया मुझे इस डिस्क्रिप्शन पे चाहिए, उसने रिलाई कर लिया उसके जजमेंट्स पे, और बायर वो सेलर जनरली वो गुड्स का सेल करता है। सेलर बिजनेस इज टू सेल गुड्स ऑफ सच डिस्क्रिप्शन। बायर रिजर्व द राइट टू एग्जामिन, बायर ने राइट रिजर्व कराया कि भैया मैं राइट ले रहा हूँ, मैं एग्जामिन करूंगा, अच्छा हुआ तो ही लूंगा। तो यहाँ क्वालिटी ऑफ फिटनेस बायर ने पहले ही क्लियर कर दिया यहाँ अपनी कंडीशन, तो इसका आंसर ये है। नहीं तो क्वालिटी ऑफ फिटनेस डज नॉट अप्लाई। तो इम्प्लाइड कंडीशन की 3 चीज़ बताई थी। एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस की बायर ने डिस्क्रिप्शन बताया अपना, बायर ने अपना उस पर रिलाई किया उसके जजमेंट्स पे, और सेलर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपना सेल करता हो। 3 चीज़ें अगर हैं, 3 चीज़ें हैं तो इम्प्लाइड फिटनेस वाला लग जाएगा। इम्प्लाइड एज टू कंडीशन
S2 फिटनेस और क्वालिटी। अगर कंडीशन फुलफिल हैं तीनों तो इम्प्लाइड कंडीशन S2 फिटनेस क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन ने पूछा कि ये कब अप्लाई नहीं होगा, इन तीन चीज़ों पे तो अप्लाई होता है भाई, चौथे पे नहीं होगा ना। इम्प्लाइड कंडीशन S2 मर्चेंटेबल क्वालिटी अप्लाइज टू सेल ऑफ गुड्स। इसका आंसर क्या होगा? क्वालिटी अप्लाइज टू सेल ऑफ गुड। सोचिए, implied condition S2 merchantable quality applies to sale of good under patent or other trade name. The principle of caveat emptor, let the buyer be aware. भैया केयरफुल रहो buyer. In case of dash goods property passes to the buyer only when goods are unascertained goods की प्रॉपर्टी तब हो जाएगी, मतलब मैं आम लेने गया था, इतने सारे थे, मैंने बोला एक मुझे दे दो, ये अनअसर्टेन्ड है, एक ही सर्टेन्ड है। समझे कि नहीं समझे बालक? The process of identify the goods and setting apart as per the intended quality or description is called allocation। मतलब कैसे, मैंने बोला फैक्ट्री में जाके या किसी गोडाउन में बोला मुझे 10 किलो गेहूँ चाहिए, इसमें से निकाल देना 10 किलो। जब उसने 10 किलो एक अपोर्शन कर दिया, उसका अलोकेशन कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अलोकेशन। जब इतने भंडार में से मैंने चीज़ निकाल दी आपके लिए, मैंने रख दिया अलग साइड में, ये अलोकेशन हो गया। इन अ सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स द प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर टू बायर एट द टाइम as the party intend it to be transferred। जब पार्टी चाहे, इंटेंशन अपने दिखा दे, इंटेंशन मेन है। उसने इंटेंशन दिखा दिया, मैंने आपसे गाड़ी खरीदी, आपने बोला सर गाड़ी ले जाओ मेरी, मैंने बोला यार मैं ले जाऊंगा, अभी बाहर घर के बाहर खड़ी कर दो, मैं अपने आप लेके चला जाऊंगा, अपने आप ही डिलीवरी मान ली, मैंने अपना इंटेंशन दिखा दिया। फॉर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक असर्टेन गुड द इंटरेक्शन ऑफ द पार्टी कैन बी असर्टेन फ्रॉम इन दी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ पार्टी, सर्कमस्टांसेस से भी पता चल सकते हैं इंटरेक्शन। फॉर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स द गुड्स शुड बी इन डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। कब होना चाहिए डिलीवरेबल स्टेट में? जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो। वेयर द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड इन फ्यूचर एंड द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट। गुड्स फ्यूचर में डिलीवर करना है और सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है, बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन इज मेड द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर एंड बायर एक्वायर्स इंटरेस्ट इन गुड्स। क्या होगा? द प्रॉपर्टी क्या होगा? अगर गुड्स फ्यूचर में करना है हमको डिलीवर, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है, बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन इज मेड द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर। इधर तक हो गया बात, यहाँ से वो क्वेश्चन रेज कर रहा है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर एंड बायर एक्वायर्स इंटरेस्ट इन द गुड्स। तो उसमें क्या सही है? क्या ये जो टिप्पणी की गई वो सही है? क्या ये स्टेटमेंट की गई ये सही? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर अभी गुड्स डिलीवर ही नहीं हुआ, सेलर बिकम इंसॉल्वेंट हो गया और अप्रोप्रिएशन भी नहीं किया था सेलर ने, ये तुम्हारे लिए रख दिया मैंने, ये तुम्हारे लिए रख दिया, ये भी नहीं हुआ था, और सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या करेगा? कुछ भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। जबकि अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो दो चीज़ें उसके पास रहती है, एक तो राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लीन क्या होता है? रिटेन योर पोजीशन, क्योंकि आपके पास से नहीं गई चीज, आपके पास जब पोजीशन में तभी आप रिटेन कर पाओगे। राइट ऑफ लीन में ये होता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या होता है? रीगेन, चली गई मेरी पोजीशन, रीगेन खींचो, मतलब ट्रक से जा रही है
तो मैंने उसको रोक लिया। ट्रक से कैसे जा रही है मैं अभी पूरा एग्जांपल के साथ बताऊंगा। इधर रीगेन पोजीशन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मुझे मेरे ट्रक से चली गई, ट्रक से जा रही है, उसके बाद पोजीशन बायर के पास चली गई है, उसके बाद मैं पता चला मुझे कि भैया इंसॉल्वेंट हो गया है, अब मुझे स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्यों करना है? क्योंकि अपनी रीगेन करना है पोजीशन। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर ऑटोमेटिकली मीन्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स वेस्ट इन द बायर। ट्रू। अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन में माल लगा दिया तो भैया प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो गई इससे हमारे बायर के पास। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है देखो, सोच लो, समझ लो कि आया कि नहीं आया समझ। इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस द गुड्स आर एट सेलर रिस्क, सेलर की रिस्क रहती है। रिस्क प्राइम फेसी पासिस विथ, कैसे होगी रिस्क? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। द लैटिन वर्ड नेमो डट क्वाड नॉन हैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसका मतलब होता है नो मैन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हैज। अ फाइंडर ऑफ गुड्स हैज द पावर टू सेल द गुड्स टू गिव टाइटल टू द बायर इफ द ओनर ऑफ गुड कैन नॉट बी फाउंड विद इन रीजनेबल डिलीजेंस। रीजनेबल, एक अप्रोप्रिएट आपने टाइम दे दिया, नहीं मिला, अब क्या करे, खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इस अच्छा को वो रख ही ले। इन केस ऑफ कंपनी अंडर लिक्विडेशन एंड सेल इज मेड बाय रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ कंपनी, बायर गेट्स अ गुड टाइटल। उसे टाइटल क्योंकि पे करके आया भैया, हमने पढ़ा है उसमें कि हमारे पास टाइटल है, कंडीशन हमने पढ़ा है, कंडीशन एज टू टाइटल, बायर गेट्स अ गुड टाइटल मिलेगा, पे करके आया। व्हेन द सेलर कॉज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स विदाउट एनी चेंज इन देयर एक्चुअल विजुअल कस्टडी, मतलब मैंने क्या किया, मेरे वेयर हाउस में 100 आम रखे हुए थे, आप आए, मुझे 100 आम चाहिए, मैंने कहा वो वेयर हाउस है, वेयर हाउस से तुम ले लो। वेयर हाउस वाले को मैंने बोला मेरा नाम काट के इसका नाम डाल दो। तो बताओ ये डिलीवरी हमारी कौन सी हुई? ये डिलीवरी हमारी होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाती है इसको, कि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, कंस्ट्रक्टिव कर दिया। कंस्ट्रक्टिव मतलब मैंने उसको बोला जाके भैया मेरा नाम काट के इसका नाम लिख देना। पोजीशन मतलब वो गुड्स तो वहीं, लोकेशन भी चेंज नहीं हुई और पोजीशन भी उसकी चेंज हो गई। मतलब अब अश्वनी के पास जो मैंगो थे अश्वनी पोजीशन में, मैंने जो वेयर हाउस के रजिस्टर में जो नाम लिखा हुआ था मिस्टर आयुष का नाम मैंने लिखवा दिया। मतलब मेरा नाम लिखा हुआ था वेयर हाउस में अश्वनी, मैंने बोला वेयर हाउस वाले को भैया मेरा नाम काट के आयुष का लिख दे, या पोजीशन आयुष की हो गई। गुड्स की लोकेशन चेंज नहीं हुई तो पोजीशन चेंज हो गई, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। where the seller is bound to send the goods to the buyer as per the agreement and there is no specific time limits, goods shall be delivered within reasonable time. In case of excess delivery more than contracted quantity, the buyer can reject in full, तो भाई जितना मंगाया था उतना दिन ये भाग लेके। Where the seller fails to give notice to the buyer under section 39 subsection 3, the risk during sea transit lies with the seller. सेलर ने बताया ही नहीं कि तेरा माल हमने ट्रांसपोर्टेशन में दे दिया, बताया ही नहीं उसकी पोजीशन के बारे में, तो उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड सब सेलर के ही होंगे ना। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम हैविंग द राइट टू डू सो, उसके पास राइट है रिफ्यूज करने का। द बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू सेलर। अगर बायर का राइट है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर बायर के पास राइट टू रिफ्यूज है तो क्या जबरदस्ती है, बाउंड है, द बायर इज नॉट बाउंड। मतलब क्या बायर बाउंड है? अगर मेरे पास रिफ्यूज करने का राइट है कि मैं रिफ्यूज कर दूंगा, तो क्या बायर का बाउंड ही होगा जबरदस्ती रिटर्न करने का? तो इसका स्टेटमेंट का आंसर ट्रू। बायर इज नॉट बाउंड, बायर की थोड़ी ना जबरदस्ती उसको वापस करवाना है। Even if a substantial portion of the price is paid and only a small balance is pending, the seller is still regarded as an unpaid seller. Yes, the right of lien is available to the unpaid seller only when he is in possession. Possession होना जरूरी है। Lien आप उसी चीज पे कर सकते हो जिस पे आपका possession हो। Once a possession is lost, right of lien of unpaid seller is lost. This statement is true. Possession गई, lien गया। Right of stoppage in transit can be exercised by the unpaid seller where the buyer is become insolvent. Goods and transit can be stopped for price के लिए रुक सकते, गुड्स के प्राइस के लिए। If no notice
is given to original buyer of the intention to resell, the unpaid seller has to pay the original buyer the profit if any. अगर मैंने बिना बताए नहीं मैं तेरे गुड्स रीसेल करने जा रहा हूँ और वो कोई उसमें फंसा हुआ था, दुविधा में या कुछ परेशानी थी और बेच दिया, वो आया भैया 10 दिन बाद कहाँ है मेरे गुड्स, वो तो मैंने तो बेच दिया, अब बायर उसको केस फाइल कर देगा उसके अगेंस्ट, तो उसको जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ होगा रीसेल से सेलर को वो वापस ले लेगा. Generally, where a buyer has paid the price and seller refuses to deliver the goods, buyer can sue the seller for refund of the price already paid. In case of dash, the sale may be notified to the subject to reserve or upset. Auction, sale by auction. The main object of contract of sale is transfer of property and goods from seller to buyer. Following is not the right of unpaid seller against good. Unpaid seller के क्या क्या right होते हैं? Lien होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज होता है, राइट ऑफ रीसेल होता है, क्लेम डैमेजेस होता है नहीं होता, सोचिए एक बार, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाइए. कौन कौन से राइट हैं अनपेड सेलर के? लीन मैंने बताया था, राइट ऑफ रीसेल भी बेच दूंगा अगर तूने मेरे को पैसे नहीं दिए तो, रीसेल करने का नोटिस देगा वो, कोई नुकसान हुआ क्लेम डैमेजेस ले सकता है. क्या राइट नहीं है? फॉलोइंग इज नॉट अ राइट, फॉलोइंग इज नॉट अ राइट. क्लेम डैमेजेस मैंने आपको घुमाया, यहाँ पहले ही गोला मार दिया था. क्लेम डैमेजेस मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले ही बताया था, स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो उसको राइट में हुआ ना. क्लेम डैमेजेस नहीं भैया, प्राइस के लिए ही करेगा ना सिर्फ, अभी ऊपर क्वेश्चन में कराया था मैंने आपको घुमाने की कोशिश की और आप घूम गए. सर क्या मजाक कर रहे हैं, आपको खुद नहीं आता मजाक करते रहते. अरे मेरे चल जा भाई, ये बड़ा दिक्कत करता है लिनोवो का पेन यार. ये मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा लिनोवो का पेन लेने के लिए, मतलब लिनोवो का सिस्टम लेने के लिए आई वुड नॉट रेफर एनी, रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा, नॉट वर्दी, मतलब उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है. जबकि लगभग 3-4 हज़ार का एच पी और लिनोवो में 3-4 हज़ार का अंतर है, ज़्यादा नहीं है जो मेरा और एच पी का आता है, बट मज़ा नहीं आता इतना. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज क्या है ये? कॉम्पिटेंट, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री है भैया, फ्री में आया ना कॉम्प्लीमेंट्री. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही तो निकला है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मनी कंसिडरेशन, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ऑल ऑफ द अबव. 59D. एन एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट while a sale is an executed contract. सी, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल अभी कुछ हुआ ही नहीं ना, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, मतलब सेल क्या है, सेल हो एग्जीक्यूटेड हो गई तभी तो सेल नाम आ गया भाई. डिलीवरी इज डैश, डिलीवरी इज द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. डिलीवरी वॉलेंट्री होना चाहिए, मतलब जबरदस्ती होनी चाहिए, वॉलेंट्री होनी चाहिए चीज. इफ गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस अदर देन वेयर दे आर, द रिस्क ऑफ डिटोरेशन इन ट्रांजिट विल अनलेस अदरवाइज एग्री टू बी बोर्न बाय बायर. In the right of lien, the possession is retained by the unpaid seller. Unenforceable contract and illegal contract means one and same thing. No, false. Unenforceable contract agreements and illegal agreements अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते. The relation between a doctor and patient is a fiduciary. Fiduciary का मतलब तो विश्वास के तौर पे गए आप, हड्डी वाले के पास गए दिखाने के लिए भैया मेरी हड्डी उड़ गई, आप किस विश्वास पे गए, ही इज कॉम्पिटेंट, ही इज क्वालिफाइड, ये कर लेगा, इज अ fiduciary नेचर होता है. इन सेल बाय ऑक्शन गुड्स आर ऑफर टू बी टेकन बाय बिडर्स. एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर टेक्स प्लेस व्हेन द बायर कोई एक्ट कर दे, रिटेन कर ले, इंटीमेट्स कर दे मैं रखा हूं. अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय अ कैरियर एंड इशू टू अ कंसाइनर दैट प्रोवाइड एविडेंस फॉर रिसीट ऑफ गुड्स फॉर शिपमेंट टू अ स्पेसिफिक डेजिग्नेशन. डेस्टिनेशन होगा. एंड पर्पस इज नोन एज बिल ऑफ लोडिंग.
डैश टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन टेक्स पोजीशन ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर एंड एट द डिस्पोजल ऑफ बायर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देखिए मैंने सही किया या नहीं किया। डैश टेक्स प्लेस व्हेन द पर्सन टेक्स पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर। वही एग्जांपल दिया था वेयर हाउस वाला, मेरे 100 आम रखे थे, मैंने नाम चेंज करा दिया वेयर हाउस में जाके, तो इट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एस्टोपल प्रीक्लूड्स अ पर्सन फ्रॉम असर्टेनिंग। इसकी आप एक बार रिसर्च कर लेना, बस इतना समझ लीजिए। एस्टोपल क्या करता, दूसरों को हटा देता, प्रीक्लूड्स कर देता। इफ द स्टिपुलेशन फॉर्म द वेरी बेसिक ऑफ द कंडीशन, very basic of the contract and is essential to the main purpose of the contract, it is an condition। condition हमेशा basic होती, मैंने बोला इस condition में चाहिए, basic होती condition। goods which are either owned or possessed by the seller at the time of contract is in existing goods। बताया था जो आज present है, मैंने पहले ही starting में बता दिया था। goods to be manufactured, future goods भाई। which of the following is not implied condition। implied condition में हमने क्या क्या देखा था मेरे दोस्तों, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, सेल्स बाय सैंपल, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, इस तरीके का था ना। 1 2 3 4, एक मैंने लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 है। सेल्स सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन भी होता है। सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है, मैं एक मतलब हिमाचल में गांजा वगैरह ज़्यादा मिलता है। सपोज मैं हिमाचल गया, वहाँ मैंने बोला मुझे गांजा दिखाओ, मैंने बोला हाँ हिमाचली गांजा चाहिए, ये सही चाहिए मुझे, यही डिस्क्रिप्शन चाहिए, यही सैंपल दिखाया, इसी सैंपल का चाहिए और हिमाचली गांजा चाहिए। आनंद आ गया। खैर मैं कभी नहीं लेता, कभी लेना भी नहीं चाहिए स्मोक वगैरह। जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड कंडीशन। डिस्क्रिप्शन है, ये है, सैंपल है, इनकम्बरेंस नहीं है, ये तो इम्प्लाइड वारंटी में आता है भाई, ये तो वारंटी में आता है। वारंटी में हमने क्या क्या देखा था, वारंटी एज टू पोजीशन, वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए डेंजरस गुड का, उसके बाद क्वालिटी वाला है, क्वालिटी ऑफ फिटनेस। तो ये हमारी वारंटी है। द कंडीशन इन वारंटी मे बी इन फॉर्म ऑफ, किसी भी तरीके हो सकता है, एक्सप्रेस और implied। एन अनपेड सेलर इज हैविंग राइट अगेंस्ट गुड्स ओनली एंड बायर ओनली, मतलब बोथ ए एंड बी। द डॉक्ट्राइन ऑफ केविट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई व्हेन goods are bought by sample, when the goods are bought by sample as well as description, the goods are purchased under its brand name, all of the above। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। डॉक्टर ऑफ कैबिट एम्प्टर मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। बायर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर उसमें सैंपल के जैसे सैंपल के तौर पर खरीद, मैंने आपको सैंपल दिखाया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको मटेरियल दे दिया, तो कैबिट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। व्हेन द गुड्स आर बॉट बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, द गुड्स आर परचेज अंडर इज ब्रांड नेम, मर्चेंडाइज जो आपने बताया था कि मार्केट वैल्यू, ऑल ऑफ द अबव में अप्लाई नहीं होगा। द एसेंस ऑफ राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन द गुड्स, मतलब रिटेन द पोजीशन, क्योंकि लीन तभी लगती जब हमारे पास पोजीशन हो। सेलर हैज अ राइट ऑफ रीसेल वेयर गुड्स आर पेरिशेबल, सेलर हैज अ रिजर्व सच राइट, सेलर गिव नोटिस, ऑल ऑफ द अबव। द गुड्स आर एट रिस्क ऑफ पार्टी हु हैज बी एंड सी, नहीं ओनरशिप। देख लीजिए आप, ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप उसकी रिस्क। द पोजीशन ऑफ हायरर इज डेट ऑफ बेली। हायरर कौन होता, जिसने किराए पे चीजें ली, जिसने रेंट पे लिया, सपोज रेंट पे ली। बेलमेंट की चीज बता देता हूं, अगर मैंने कपड़ा खरीदा स्टिच कराने के लिए, मैं टेलर की दुकान पे गया, मैं उसे कपड़ा देके आया उसकी पोजीशन में, क्यों देके आया कि भैया स्टिच कर देना, दैट इज अ बेलमेंट। तो इधर टेलर क्या हो गया, कुछ भी नहीं, मतलब बेली मान लो टेलर को। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट इट इज द सेलर ड्यूटी टू पुट द गुड्स ऑन बोर्ड एट हिज ओन एक्सपेंस। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में, बोर्ड मतलब वो वाला नहीं, शिप बोर्ड, शिप के बोर्ड, तो ये होता है फ्री ऑन बोर्ड।
A finder of goods has a power to sell the good to give good title to the buyer if the owner of good cannot found within a reasonable diligence. Here repeat it. The main object of contract of sale is to transfer. ये भी repeat है. Breach of warranty can be treated. A breach of warranty can be treated as breach of condition. No भाई, warranty तो collateral होती है, जबकि condition warranty में आ सकती है. Goods perishing after agreement to sale avoidable. अवॉइड कर दो भाई. In sale consideration is the price in terms of money only. When goods are exchanged for barter, repeat. An agreement to sale is executed. अभी बताया मैंने. When the contract of sale is executed, the loss of goods destroyed by fire is to be borne by buyer only when he has the goods in custody. Seller, both buyer and seller, the buyer even if he does not have the custody of the goods, कस्टडी भी नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है भैया, तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगी. तो ये समझने के लिए है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड हो जाता है, आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो अब रिस्क सारी बायर की होगी. Which one of the following statement is not true in contest to hire purchase agreement? There hire purchase agreement के लिए कौन सी चीज गलत है? Hirer is a merely a bailey. बिल्कुल सही बात है. जो बेली, हायर परचेज इज अ बेली, वही किराए पे दिया. देयर इज एन एग्रीमेंट टू बाय द गुड्स एट द एंड ऑफ पीरियड. द ओनर कैन टेक बैक द गुड्स इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट. द ओनरशिप रिमेन वेस्टेड विद द बेलर. ओनरशिप किसकी होती है? जो देता है, बेलर होता है. मतलब जिसने मशीन खरीदी थी वो फिर किराए पे दे दी, हायर परचेज में, हायर परचेज एग्रीमेंट पे दे दिया. हायरर इज मेरली बेली, ये भी सही पॉइंट है, ये भी सही पॉइंट है. द ओनर कैन टेक बैक द गुड्स, ये भी सही पॉइंट है. तो गलत क्या? देयर इज एन एग्रीमेंट टू बाय द गुड एट द एंड ऑफ पीरियड. ये तीन तो हम माने जाएंगे. वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट स्टेटेड प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी एंड सच पार्टी फेल्स टू डू सो, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. अभी तक जितना मैंने पढ़ाया समझ लो सही है या नहीं है, कोई डाउट है तो सोचिए. Mr. A purchased a certain pigs from B without any warranty. After some time, the pigs died due to fever. Then B is not liable. Mr. A finds a ring which belongs to Mr. C and sells to Mr. B. A की रिंग थी, मतलब A को रिंग मिली किसकी? C की. A ने B को बेच दी. Later on, Mr. C demanded from B. अब क्या होगा? Mr. B shall return the ring to Mr. C even though he is a bona fide. Mr. B को देना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, टाइटल वाला पढ़ा था कि एक अलग लेटिन वर्ड्स में था कि इंसान जिसका टाइटल है वो उससे अच्छा टाइटल कोई ट्रांसफर ही नहीं कर सकता. क्या A के पास टाइटल था? नो. भले ये बोनाफाइड परचेजर इसने किया है, पर इसके पास गुड टाइटल है क्या? नहीं ट्रांसफर हो गुड टाइटल, क्योंकि इसी के पास गुड टाइटल नहीं था. तो जो गुड टाइटल इसी ही ट्रांसफर कर सकता था. वेयर द सेलर आफ्टर सेलिंग द गुड्स होल्ड्स द गुड्स एज अ बेली, देन इट इज कॉल्ड एज अ बेली रख लिया. तो कौन सी होगी? सिंबॉलिक डिलीवरी होगी, बेल डिलीवरी होगी, नॉमिनल डिलीवरी. इट इज एन नॉमिनल डिलीवरी. नॉमिनल डिलीवरी. टाइम फटाफट बोलते बोलते हो जाता हूँ, पानी भी नहीं. आई एम जस्ट मैसेजिंग समवन टू गिव मी वाटर. वेयर द सेलर गिव्स द बायर द बिल ऑफ लेडिंग, देन इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. सिंबॉलिक डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, नन ऑफ द अबव. वेयर द सेलर गिव्स, सिंबल दे दिया. सिंबल कैसे? सेलर ने डाल दिया कैरियर में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में डाल दिया, और बिल ऑफ लेडिंग आ गया, तो सेलर ने बता दिया मैंने आपका माल डाल दिया है, बता दिया. सिंबल हो गया कि इस सिंबल हो जाता है, ये सिंबल हो जाता है कि आपकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, पोजीशन भी आपके पास चली गई. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अ राइट ऑफ अनपेड सेलर? राइट ऑफ रिटेंशन है, राइट ऑफ स्टॉपेज है, राइट ऑफ रीसेल है, राइट टू सेल द प्रॉपर्टी बायर, ये थोड़ी है. द टर्म CIF refers to cost insurance freight. The contract in which seller is bound to arrange the shipment of goods is called ex-ship contract.
इन ऑक्शन सेल द सेलर मेक्स यूज ऑफ pretended bidding to raise the price, then it is the buyer is not required to pay the excess. Sale is voidable at the option of buyer. बायर के ऑप्शन पे वो बोले भैया मेरे को तो ज़्यादा लगा, आपने जानबूझ के चीज़ें करी, जैसे बोलते हैं टीवी में देखते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ की चीज़ 400 करोड़ में ले गए, तो भैया voidable at the option of buyer. Which of the following is an implied condition under a sale by description? Goods must be correspond, भैया डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए. इसका आंसर है ए. होलसमनेस कहाँ पे लगता है? ईटेबल. देख लीजिए, मैंने शायद मर्चेंडाइज में बता दिया ईटेबल, जबकि होलसमनेस में ईटेबल होता है, वो करेक्ट कर लीजिएगा. मर्चेंडाइजेबल मतलब क्या होता है? मार्केटेबल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स में बिक रहा है, कोई और दूसरा भी ले सकता है, इस तरीके का रहता है. देखिए लाइए पानी ला लिए, पानी पी लूँ बेटे. तो इम्प्लाइड कंडीशन अंडर सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जिस डिस्क्रिप्शन में मैंने आपसे चीज़ मांगी है मुझे उसी की करस्पॉन्डिंग चाहिए, और वो गुड्स मर्चेंटाइबल क्वांटिटी में होना चाहिए. मर्चेंटेबल क्वांटिटी मतलब कि भैया मार्केट में वो बिक सके, अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो बिक रहा हो. और गुड्स एस टू होलसमनेस मतलब ईटेबल हो, क्वालिटी वगैरह सब कुछ मेंटेन हो उसके अंदर. एंड ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑल ऑफ द अबव उसका करेक्ट आंसर है. Which of the following is an implied condition under sale by sample? The bulk shall correspond with the sample से होना चाहिए बिल्कुल. और implied condition of merchantability, भैया मार्केट में नॉर्मल होना चाहिए, वो चीज़ सेलेबल होना चाहिए. C. The subject to contract to contrary, which of the following is not an implied warranty? हमने वारंटी कौन कौन सी देखी थी? वारंटी एज पोजीशन, वारंटी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, उसके बाद देखा था हमने उसका फ्री, उसकी क्वालिटी के लिए देखा था, क्वालिटी फिटनेस वाला देखा था, उसके बाद डेंजरस गुड का देखा था, इसके बाद ट्रेड और इन सब कस्टम वगैरह जो भी हैं. पर इसमें क्या है? वारंटी एज टू रीसेल ऑफ गुड्स कभी वारंटी थी ही नहीं है, तो थी ही नहीं. एज पर सेक्शन 45 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एन अनपेड सेलर इज अ पर्सन हु हैज नॉट बी पेड होल प्राइस, या उसका चेक डिसओनर हो गया हो. द राइट of an unpaid seller to keep the possession of goods and refuse to deliver the goods to a buyer is called right of lien. पोजीशन रखनी है, राइट ऑफ लीन होता है. द राइट ऑफ लीन विल नॉट बी लॉस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर एंड द सेलर रिजर्व टू द राइट. मतलब चारों ऑप्शन देखते हैं. द राइट ऑफ लीन विल नॉट बी, कब लॉस्ट कब नहीं होगी? वेवर कर देगा अपना राइट ऑफ लीन तो वैसे ही चली गई. व्हेन द बायर लॉफुली ऑब्टेन, तो यहाँ से कब पोजीशन गई, कभी राइट ऑफ लीन नहीं आएगा, नन ऑफ द हो ही नहीं सकता. व्हेन आर गुड्स डिलीवर्ड टू द कैरियर एंड सेलर रिजर्व द राइट, सेलर के बराए राइट है कि मैं अपने अकॉर्डिंग डिस्पोजल दूंगा, तो भैया राइट ऑफ लीन रहेगी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रांजिट विल नॉट कम टू एन एंड? व्हेन द बायर ऑब्टेन द डिलीवरी बिफोर दे अराइव एट द डेस्टिनेशन. कब ट्रांजिट अंत नहीं होगा? कब ट्रांजिट, जो गुड्स का ट्रांजिट होता है वो खत्म नहीं होगा? व्हेन बायर ऑब्टेन द डिलीवरी बिफोर दे अराइव एट द डेस्टिनेशन, नहीं, यहाँ तो खत्म ही हो जाएगा. वेयर कैरियर एक्नॉलेज दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर, ना गया टाइटल, बायर के पास चली गई पोजीशन ना भाई. व्हेन कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड, ये भी गलत है. व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड कैरियर होल्डिंग देम बैक, मना कर दिया बायर ने, तो ट्रांजिट तो भी चलेगा जब तक सेलर वापस नहीं कर लेगा, तब तक सेलर के पास वो चीज़ वापस नहीं आ जाएगी तब तक तो होगा नहीं ना कुछ भाई, तब तक तो रहेगी ना पोजीशन उसके पास, मतलब ट्रांजिट रहेगा. राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय अनपेड सेलर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स और गिविंग नोटिस. इन दोनों से वो कर सकता है. ट्रांजिट को जा रहा हो माल, जैसे फिल्मों में नहीं आता गाड़ी लगा देते ट्रक के आगे, रुक जा भाई, लगा क्या माल है इसके अंदर, चल ट्रक से इधर से उधर पार कर दिया. राइट टू लीन कैन बी एक्सरसाइज बाय द सेलर ऑन पेमेंट ऑफ सेल्स प्राइस. सिर्फ सेल्स प्राइस के चक्कर में कर सकता होगा, अगर उसको प्राइस नहीं मिला तो टाटा बाय बाय कर देगा. होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपका ही चैनल है, आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं और मेहनत करूँगा और चीज़ें आपके पास लेते रहूँगा.
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये सब घिसा पिटा डायलॉग है, यही बोलना पड़ता है, सबसे अंत में बोलता हूँ और इसलिए मैं बीच में कभी ये चीज़ें नहीं बोलता हूँ। अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। सब्सक्राइब करिए ना यार, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। करिए ना सब्सक्राइब। क्या हुआ? सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आपके चैनल है, मज़ा आएगा। बाय, गुड नाइट डियर।